मौलिक अधिकार हमारे 3 बचे हुए हैं और उनको बहुत फास्ट करना होगा। तो अगर हम देखते हैं सर, हमारा FR का टॉपिक हम लास्ट लेके चलते हैं। चौथा मौलिक अधिकार हमारा है सर कौन सा? 3 हमारे हो चुके हैं। इससे पहले हमने समानता का अधिकार देखा था, राइट टू इक्वलिटी देखा है, राइट टू फ्रीडम देखा हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखा है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था हमारा चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। थोड़ा सा फास्ट ही रखेंगे हम चीजों को लेकर के। अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पूरा का पूरा यही दिया गया है। पहला आर्टिकल अगर हम बात करते हैं, या पहला हमारा जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के तहत हमें कौन सी फ्रीडम चाहिए? जब आपसे कहा जाए कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है, तो आप कैसी स्वतंत्रता चाहते हैं? धर्म की किस प्रकार की धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें आप क्या बोलते हैं कि सर ये अंतःकरण से रिलेटेड, कॉन्शियस से रिलेटेड है। धर्म को व्याख्या करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। धर्म के लिए आपको धार्मिक ग्रंथ भी हैं, ईश्वर भी हैं, मान्यताएं भी हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन धर्म कैसा विषय है? एक अंतःकरण का विषय है। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन करना। लेकिन फिर भी आप इस दुनिया में चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितने धर्म है उनमें से कोई ना कोई धर्म अपनाएंगे। चाहे हिंदू धर्म अपनाएंगे, मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, क्रिश्चियन होगा, जो भी आपका धर्म होगा। हमारा संविधान ये कहता है कि आप जिस भी धर्म से हैं उसको अंतःकरण यानी कॉन्शियस से प्रचार करने का, प्रोफेस उसे मानने का और उसको आचरण करने का, यानी कि एक्सेप्ट करने का, ये सारा आपको राइट दिया जाता है आर्टिकल 25 के तहत। और इस पे किसी भी स्टेट की, किसी व्यक्ति की कोई भी फोर्स नहीं होगा। आप जो भी इच्छा हो किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं। दैट इज गिवन दिस वन। तो अंडर आर्टिकल क्या कहता है सर कि यह व्यक्ति को अंतःकरण, कॉन्शियस बोलते हैं इसको, अंतःकरण। तो 3 चीजें, अंतःकरण से किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रचार का एवं आचरण का अधिकार प्रदान करता है। So the point is that one, ये हमारा ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट ऑफ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको कि सर हमारा क्या कहता है सर, आर्टिकल 25 कहता है आचरण का मतलब क्या होता है। आचरण का मतलब ये है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई धर्म अपना लिया, अब सिखों के लिए हमारे संविधान में ये कहा गया है कि सर आप क्या कर सकते हैं सर, वो 5 चीजें जो कावाली हैं, केश बाल रखने का अधिकार है सर। अपने साथ वो कृपाण भी लेके चल सकते हैं, सबको अलाउड नहीं है। अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में तब भी वो पगड़ी बांध सकते हैं, उनको अलाउड है। तो कंघा हो गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, 5 का होते हैं बेसिकली। तो इन 5 चीजों के बारे में इनको धारण करने का अधिकार है। इसी प्रकार प्रचार करने का, अब जो धर्म आप स्वीकार करेंगे उस धर्म का आपका दायित्व बनता है। आप चाहे तो धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेस कर सकते हैं, मानने का है प्रोफेस। कोई भी धर्म मान लीजिए, किसी भी धर्म को आप प्रमोट कर सकते हैं और आचरण कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं अंतःकरण में, कॉन्शियस में अपने। दैट इज कॉल्ड अंतःकरण कॉन्शियस। सो ये आर्टिकल 25 हमारा प्रदान करता है, क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे ही लिख लो कि ज्यादा बेटर रहेगा, वरना लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी आपकी। जब आप पढ़ोगे बुक वगैरह में पढ़ोगे तो आपको ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर अंतःकरण का प्रचार प्रसार और आचरण की आपको अधिकार प्रदान करता है। सो दैट इज द पॉइंट। इट इज अ राइट ऑफ एनी पर्सन दैट दे कैन प्रोफेस, प्रमोट एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रमोट कर सकता है, ठीक है, स्वीकार कर सकता है। ये हमारा
आर्टिकल 25 देता है। ठीक है, आर्टिकल 25 हमारा इसी की बात करता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता है। तो जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, तो आर्टिकल 25 में ये क्लियर हो चुका है कि आप किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आचरण मतलब आपको क्लियर कर बता रहा है, जैसे आपका सिख धर्म में क्या है, उनके पास ये सारी चीज स्वीकार करने की, पगड़ी हो गई, आपकी केश हो गया, कंघा हो गया, कृपाण हो गया, ये सारी चीजें उनको अपने साथ रखने का अधिकार है। लेकिन क्या हर व्यक्ति प्रचार प्रसार कर सकता है हमेशा? तो ये ध्यान रखना होगा, राज्य की जिम्मेदारी है क्या, लोक व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के रूप में, यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है, ये कहा गया है कि इसका अपवाद क्या होगा, अपवाद कह सकते हो, एक्सेप्शन कह सकते हो। ठीक है, क्या होगा अपवाद इसका, एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन ये है कि सर अगर लोकहित में, यानी कि पब्लिक और डिसऑर्डर में, लोकहित पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा सर, पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से, या सेकंड कंडीशन क्या सर, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, यानी कि अगर स्वास्थ्य के रूप में, अब कोई पैंडेमिक चल रहा है सर, कोरोना पीरियड चल रहा है, अब इस पीरियड तुम ये नहीं कह सकते कि सर हमको रामलीला करवानी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेल्थ का इशू है सर वो। तो संविधान में लिखा गया है कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर न बिगड़े, अगर हेल्थ करे तो आपको अलाउड है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है उस स्थिति में इसको रोका जा सकता है आपको प्रचार करने से, जो भी कंडीशन है। ये इसकी क्या है, कंडीशन है, ध्यान रखिएगा इनको भी दोनों को। ये हमारा आर्टिकल 25 है, नोट करते चलिएगा, क्योंकि समय नहीं है, हमको आज ही खत्म करना है इस टॉपिक को, और थोड़ा फास्ट ही चलना है, इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो आर्टिकल 25 धर्म के रिलीजन के बारे में बात करता है, और रिलीजन के बारे में जब बात करता है तो आर्टिकल 25 ने पर्टिकुलर ये बताया कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन ऑफ द कंट्री और डजंट मैटर, दे कैन प्रोफेस एनी रिलीजन, विदेश का व्यक्ति भाई, क्योंकि सिर्फ भारतीयों का नहीं है, ये हर व्यक्ति की बात करता है, दे कैन प्रमोट, दैट इज अ कंडीशन ऑफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला पॉइंट हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने किसी धर्म को अपना लिया, तो आपका दायित्व बनता है कि सर उसे क्या करना, मैनेज करना। तो धार्मिक प्रबंधन का भी अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 26 के तहत, रिलीजियस मैनेजमेंट। तो आर्टिकल 20 जो आपका 6 है वो किससे रिलेटेड है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कहता है आपका किसके बारे में, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, रिलीजियस मैनेजमेंट। सिंपल सी लाइन, रिलीजियस मैनेजमेंट क्या मतलब है, राइट टू रिलीजियस मैनेजमेंट का, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। अब कोई भी धर्म है, ये थोड़ा सा मैंने क्या बोला तो हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा सा माइंड में घुसता बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आराम से समझोगे तो समझ में आएगा। आर्टिकल 25 हो गया सर, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सब कुछ आपने मान लिया। अब आर्टिकल 26 सर, आप कोई भी चीज किसी धर्म को अपनाएंगे तो अगर उसको मैनेज नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाएगा, वो उसकी रक्षा करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए देखिए अलग अलग संगठन बने होते हैं, हिंदू धर्म के अलग बने होते हैं, मुस्लिम लीग मुस्लिम के अलग बने होते हैं, बौद्ध के अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं चीज़ों का। तो मुद्दा क्या है, आप धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी आपको राइट दिया गया आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आगे। आइए जरा सा क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, आर्टिकल 27, ये 26 था। चलिए ये आर्टिकल भी आप बड़े मजेदार है, बहुत मजेदार है। क्या कहता है ये आर्टिकल, आपको ये अभी राम मंदिर का निर्णय आया, राम मंदिर के निर्णय में आपने ये देखा कि सरकार, आपने देखा होगा कि सर लोग घर घर जाकर के चंदा मांग रहे थे राम मंदिर के निर्माण में। ये जो देना चाहता है वो दे, मुद्दा ये था, जो देना चाहता है वो दे सकता है। ये क्यों था, क्यों सरकार पैसा नहीं लगा सकती क्या, सरकार पास इतना पैसा नहीं है कि उसे जरूरत पड़ रही घर से मांगने की। तो मजे की बात यह है कि सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती है, बढ़ावा ही नहीं दे सकती किसी धर्म को। फिर राम मंदिर जो बनने जा रहा है ये सरकार नहीं बना रही है, ये एक ट्रस्ट बनाएगा। ठीक है, उसके लिए पैसा कलेक्शन किया जा रहा था, क्योंकि आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है कि सर किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकार टैक्स का प्रयोग नहीं कर सकती। एक तो ये लाइन कही गई है। दूसरा बात क्या कहा गया सर
कि सर किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए कैसे कर सकती, और किसी भी धार्मिक संस्थाओं पर टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए मंदिरों पे आने वाले चढ़ावा पे कभी टैक्स नहीं लगता है। सबसे आसान तरीका होता है ब्लैक मनी का। और जितने बड़े बड़े होते हैं लोग होते हैं उनके मंदिर जरूर होते हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके सबके मंदिर होते हैं, सबके ट्रस्ट बने होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट के नाम पे पैसा आप दे दीजिए। आप कहाँ कैलकुलेट करो, कहते कि 1000 लोग हमने आज सुबह खिलाया खाना, उनका भंडारे चल रहा है। तो दैट इज द वे। जितने मंदिर वगैरह होते हैं ट्रस्ट होते हैं और इन पर रिलीजियस टैक्स नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। तो इस आर्टिकल 27 इसी बारे की बात करता है। क्या कहता है जरा समझ लीजिएगा, किसी भी धार्मिक संस्थाओं पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। That what religious institution are free from the taxes। ठीक, पहला पॉइंट लिखते चलो बेटिया, बैठना नहीं है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर फ्री फ्रॉम द टैक्सेस। सेकंड कंडीशन, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, गवर्नमेंट किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखना है ये सब बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, किसी भी, यही जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, सारा माइंड में बैठ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ आता किस आर्टिकल में कहाँ क्या क्या लिखा गया है। ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है वहां पे। तो और क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी धर्म, सबरीमाला वाला केस आपको याद होगा शायद, अगर सुना होगा सबरीमाला, आर्टिकल 25। अभी बताते हैं सबरीमाला। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स का प्रयोग नहीं करेगी। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। मतलब कहने का आर्टिकल 27 ये कहता है कि सर आपका किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से टैक्स नहीं लिया जाएगा या किसी धर्म पर टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट बी व्हाट प्रमोट टू एनी रिलीजन बाय इन्वेस्टिंग द मनी विच इज कलेक्टेड बाय द टैक्स। टैक्स के रूप में आई गई मनी जो भी है उसको आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे टू प्रमोट एनी रिलीजन। सो बेसिकली द थिंग इज दैट वन ये। अच्छा जरा सा हम एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 जो ये अभी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत एक आर्टिकल 25 में दिया गया है, ये कहा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या लगा, ये हेल्थ, लोकहित, ये क्या मामला है। अगर हेल्थ का इश्यू आ रहा है तो आप किसी की जान खतरे में डाल रहे हैं, उस कंडीशन में 25 को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, 21 को दी जा रही है, क्योंकि राइट टू लाइफ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सर, यानी कि सभी मौलिक अधिकारों में तो सबसे ऊपर राइट टू लाइफ होगा, इसीलिए इनको रोका जा रहा है सर, और कोई रीजन नहीं है। तो जब भी किसी भी अधिकार में कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा तो उसका प्रयोग क्या है, ये है। लेकिन इसमें एक मामला बहुत फेमस मामला 2017 का है, सबरीमाला केस। इस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। सबरीमाला केस क्या है, एक मंदिर है सबरीमाला में, ठीक है, साउथ इंडिया में जाएंगे आप तो वहाँ पर एक मंदिर पड़ता है, ये टप्पा जी का मंदिर है। तो ये कटप्पा नहीं है, टप्पा जी का मंदिर है। वहाँ पर उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहाँ पर महिलाएं नहीं इंटर कर सकती है, ठीक है, महिलाएं इंटर नहीं कर सकती। महिलाओं ने कहा कि सर, अच्छा महिलाओं के इंटर करने के जो लगाई गई है वो लगाई गई है कि सर जो 10 साल से 40 साल के बीच की महिलाएं होंगी वो प्रवेश नहीं करेंगी, कंडीशन है वो अपना मुद्दा ये क्लियर। अब महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, ये तो हमारे हक की लड़ाई है, समानता का अधिकार नहीं हो रहा, आर्टिकल 14 हमारा वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी के लिए समान व्यवहार होगा, क्योंकि समानता का अधिकार है और कानून के सामने तो सभी समान होंगे देश में। तो जब समानता के अधिकार की बात है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि महिलाओं का प्रवेश हटाया जाए और उनको मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए। इसके बावजूद भी सबरीमाला बहुत नॉर्मल मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसका खुद अपना एक ट्रस्ट है, उसकी खुद की एक सेना है अपनी, दैट सेना इज नॉट लाइक दैट, मतलब इतने कर्मचारी हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो इसको लागू कराने के लिए 50,000 सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बड़ा कुछ रहा। उस सबरीमाला ट्रस्ट ने अभी भी मानने से इनकार कर दिया उसको कि हम महिलाओं का प्रवेश नहीं देने देंगे। उसके पीछे हमारी कुछ दलीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फिर से लगी हुई है। अभी निर्णय उसका नहीं दिया फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या हुआ क्या नहीं होगा,
लेकिन अभी तक का जो निर्णय पहला वाला उसमें यही है कि महिलाओं का प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन सबरीमाला का मंदिर जो कह रहा है कि उसमें हमारे कुछ अलग इश्यूज है। यहाँ पर हम इसलिए नहीं मना कर रहे हैं कि महिलाओं को रोकना है, उनको इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत से ऐसे कार्य होते हैं उसमें जो तांत्रिक विद्या से रिलेटेड है, जो कि महिलाओं के लिए हार्मफुल है, इसलिए हम उनको प्रवेश करने से नहीं रोक रहे हैं। यहाँ पर जान का खतरा है, तो वो उनकी अपनी दलील है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सर ये जान का खतरा है नहीं है, उसके पर्सनल चॉइस है। बात यहाँ पर क्या है, उसकी पर्सनल चॉइस है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना क्या होगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 प्रियोरिटी उसको देनी है। पहली समानता वो खुद तय कर लेंगी, मेच्योर है, क्योंकि 45 ईयर्स 35 ईयर्स 20 ईयर्स के बीच की जो एज महिलाएं हैं उनको इतना डिसीजन लेना आता है। लेकिन ट्रस्ट का अपनी बात है, वो अपनी बात रख रहा है। अब देखते हैं, एक बहुत बड़े फेमस संत है, वो क्या नाम है, बाबा सदगुरु, नाम सुना होगा। उन्होंने इस मंदिर का सपोर्ट किया है कि जब कुछ चीजें होती है तो उनको मानना चाहिए, इस पर इतनी बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन महिलाएं कह रही कि हमको जाना है, जाना है, जाओ फिर। उसके पीछे का रीजन भी बहुत सारा क्लियर कट है, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें हुई, पूरा हुआ। तो जो ये एज होती है 10 से लेकर के 40 के एज के बीच की, इस एज में बहुत सारी बॉडी में चेंजेस होती हैं, वुमेन्स के और मेंस में, जो कि अंदर होने वाली प्रक्रियाओं की वजह से महिलाओं को सीधा प्रभावित करती है। वहाँ पर तांत्रिक विद्या का पूरा एक्सपेरिमेंट चलता है। सो दैट इज वेरी डेंजरस। सो अब वो अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देगा तो उसे मानना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात, अभी पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने दोबारा कहा है ट्रस्ट वालों ने कि सर इस पर दोबारा विचार करिए सर। मतलब ये थोड़ा सा संगीन मुद्दा है, आप इसको हल्के मत ले लीजिए, हम इसलिए नहीं रोक रहे हैं। लेकिन देखिए ये क्या ना, तो महिलाएं 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 थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे केरल में ऐसे मंदिर है जहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुष नहीं प्रवेश कर सकते हैं, पुरुष नहीं धरना प्रसाद देते हैं, पुरुष के लिए भी वर्जित है, लेकिन द कंडीशन कि वो समझते हैं चीजों को, जहाँ अलाउड नहीं है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मामला है। अरे धर्म की आपको व्याख्या करनी तो मंदिर में बैठ के थोड़ा तो केवल धर्म चलता है, मुद्दा ये भी है ना सर। तो लेकिन ठीक है, अब वो क्योंकि मुद्दा ये है कि लड़ाई है तो लड़ना है, आगे की बात है, हम इतना टेंशन नहीं लेना। हमको बात करनी है सर आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 क्या है सर? आर्टिकल 28 कोई बताना चाहेगा? आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड। लेकिन कैसा? ये आपका है रिलेटेड व्हाट? हाँ, लेकिन इसमें क्या है, ये कहता है किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यस, इस टॉकिंग अबाउट, मतलब ये रिलीजन के बारे में ही है। तो इमेजिन करो जिसकी सरकार है वो पर्टिकुलर अपने धर्म को, जिस धर्म को समर्थन देती, समर्थन तो कोई सरकार नहीं देती, लेकिन विचार व्यक्ति तो बैठे ना वहां पे, तो पर्टिकुलर किसी धर्म का प्रमोशन करने लगे। तो यहाँ पर पॉइंट कहा गया है सर, क्या पहला कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सरकारी स्कूल, कोई भी सरकारी स्कूल हो सर, एनी गवर्नमेंट स्कूल, वहां पर तो धर्म पढ़ाया ही नहीं जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा ये तो दी ही नहीं जा सकती सर, ये ध्यान रखना किसी भी हालत में। अच्छा ये बताओ कि कोई स्कूल प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है लेकिन मान्यता प्राप्त है, अब क्या दी जा सकती है? पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए धार्मिक शिक्षा कंपलसरी नहीं होगी, ठीक, याद रखना। जैसे मदर टेरेसा अपने धर्म को प्रमोट करता है सर, देखिए ना स्कूल में, वहां प्रेयर होगी, सब कुछ होगी, अपने धर्म के लोगों के लिए भी पूजा प्रतिष्ठान भी करते हैं वो लोग, लेकिन किसी बच्चे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते पर्टिकुलर, हाँ आपको पढ़ना है आप आ जाइए, पढ़ाएंगे, दैट इज अ कंडीशन। ये दिया गया है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होगी। थर्ड कंडीशन सर, और भी पॉसिबिलिटीज है, माना कि सर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्टी स्कूल है, कंप्लीटली प्राइवेट है, न मान्यता प्राप्त है, प्राइवेट भी है और मान्यता प्राप्त भी नहीं है, ट्रस्ट है कंप्लीटली, वहां एजुकेशन दी जा रही है, पढ़ाई जा सकती है, कंपलसरी नहीं होगी, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। यानी कि धर्म के नाम पर शिक्षा के माध्यम से कभी भी किसी भी स्थिति में आप फोर्स नहीं कर सकते हैं एट एनी हाउ, ये ध्यान रखना है। यही कहता है धार्मिक शिक्षा से, क्या मतलब आर्टिकल 28 कहता है कि सर
शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन नहीं पढ़ाया जा सकता, मुद्दा इज दैट वन। ठीक है, नहीं पढ़ाया जा सकता। तो आपको ये नहीं लगता कि माँ सरस्वती की पूजा होती है स्कूलों में, पूजा करते हो आप, और धार्मिक ही तो है, रिलीजियस ही तो है, आपका धर्म ही तो है। उसमें भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा जा सकता जबरन कि आपको पैर छूना है या आपको पूजा करनी है, हाथ जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, जबरन नहीं होता है। क्योंकि शिक्षा का आधार हम मानते हैं कौन है? माँ सरस्वती है। ये हमारे धर्म परंपरा है, हर धर्म के लोग नहीं मानते शिक्षा का आधार माँ सरस्वती, ये भी ध्यान रखना। तो मुद्दा ही दैट वन। तो किसी भी धर्म के बच्चे को पर्टिकुलर उसको पैर छूने के लिए, प्रोफेस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि 2-4 बच्चे थे जैसे हमारे यहाँ भी थे, बट ऐसा नॉर्मली करते नहीं, बच्चे छू लेते हैं। तो मुस्लिम हमारे यहाँ थे कुछ स्टूडेंट्स, 1-2 बौद्ध। इन दैट कंटेक्स्ट व्हाट यू कैन नॉट फोर्स नहीं कर सकते आप किसी चीज को लेकर के। बट सरस्वती की पूजा कोई बड़ी चीज नहीं है। माँ सरस्वती को मानते हैं कि उन्हीं के आधार पर विद्या आगे बढ़ती है, एजुकेशन सारी चीजें उन्हीं के कंठ में विराजमान रहती है, तो रोज सुबह पूजा किया करें। चलिए, दैट इज कंडीशन। आर्टिकल 28 से रिलीजियस खत्म हो गया सर, बहुत फास्ट आते हैं। आर्टिकल 20, अगला सर हमारा क्या है? अगला हमारा मौलिक अधिकार था 5वां, कौन सा सर? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। एजुकेशनल कल्चरल राइट यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। बहुत आसान है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। क्या है 29? बताइए जल्दी से, किसी को अगर आइडिया है। अच्छा ये बताइए, ये जो आर्टिकल है 29 से लेकर के 30 तक था, आपको पता है सिर्फ केवल भारतीयों के लिए दिए जाते हैं, ओनली इंडियंस। ध्यान रखिएगा इनको, सिर्फ भारतीयों के लिए, और कोई नहीं होगा। थर्ड कंडीशन सर, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दो हमारे आर्टिकल है इसमें सर। तो क्या है आर्टिकल 29? आर्टिकल 29 कहता है सर, हर व्यक्ति को सिर्फ, दोनों ये आर्टिकल क्या है? अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, भी याद रखना, माइनॉरिटीज के लिए बात करते हैं, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं, अल्पसंख्यक। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आर्टिकल 29 कहता है एनी सिटीजन, जिसको लगता है सर क्या, लिपि भाषा का संरक्षण कर सकता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है। हम हिंदी बोलते हैं, हमको लगता है सर हिंदी खतरे में है, हम उसका संरक्षण प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो मुद्दा क्या है यहाँ पर? लिपि जानते हैं ना सर, जैसे हमारी लिपि कौन सी है हिंदी भाषा की? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो लिखिएगा कोई भी नागरिक मतलब यहाँ पर भारत का नागरिक अपनी भाषा, लैंग्वेज एवं लिपि का संरक्षण कर सकता है। ये आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 29 समझ में आ गया क्या है? कोई व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि का संरक्षण कर सकता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है सर? आर्टिकल 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक आपके धर्म है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। यानी कि माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करने का राइट दिया गया। अब अल्पसंख्यक जो होंगे उनके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान को खोलने, इवेंट की प्रबंधन, मैनेजमेंट करने का
कौन टीचर होगा उसमें, कौन नहीं होगा। नो इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट, मैनेजमेंट करने का अधिकार है। मुद्दा क्या है जरा समझ लीजिए एक बार। मुद्दा ये कह रहा है सर कि किसी भी, देखो अल्पसंख्यक मतलब क्या सर, माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज पीपल को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करने का राइट है। अब मुद्दा ये सर माइनॉरिटीज है कौन, वो क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए ना, माइनॉरिटीज है कौन सर। पहले तो ये समझ ले माइनॉरिटीज कौन है। ध्यान रखिएगा जो माइनॉरिटीज है उनमें से आपको कौन कौन आता है, जैसे मुस्लिम, भारत में कौन, भारत की बात कर रहे हैं हम सर, भारत में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है सर, तो मुस्लिम हो गए। दूसरा बौद्ध हो गया, और कौन सर, जैन हो गए, और कौन है सर, और कौन है सर, ईसाई, और कौन, सिख, और कौन, पारसी। पारसी, ठीक है। ये 5 हमारे क्या है, 6 सॉरी से 6 कैटेगरीज है हमारी क्या, माइनॉरिटीज की। इनमें से आपने देखा होगा मुस्लिम का एक इंस्टीट्यूशन चलता है जिसको बोलते हैं मदरसा। मदरसा, ये जो मदरसा चलता है इसमें सिर्फ आपका मुस्लिम रिलीजन ही पढ़ाया जाता है, वही एजुकेशन चलती है। ये आर्टिकल 13 को राइट देता है, इसलिए चला पा रहे होते हैं क्योंकि मुस्लिम एक माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों में आता है। और ये कहा गया आर्टिकल 30 में संविधान में कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होंगे वो आपके माइनॉरिटीज में होंगे, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, यानी कि अपनी शैक्षणिक संस्थाएं ओपन कर सकती हैं, आपका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मदरसा में सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। फिर भी अब सरकार ने इंटरफेयर करना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा। ऐसा केस पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ा है, ममता बनर्जी ने मदरसा के मामले में काफी इंटरफेयर किया है। उन्होंने कहा कि मदरसा की वजह से एजुकेशन का लेवल स्तर गिर रहा है, तो ये जिम्मेदारी राष्ट्र की भी है, राज्य की भी है कि सर एजुकेशन को मेंटेन करना है, क्योंकि मदरसा का स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। तो एक बेसिक क्राइटेरिया इसके लिए भी तय करना होगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मदरसा बस वही पता लगा धार्मिक किताबें चल रही हैं और कुछ नहीं। तो नेशनल जो आपका रिसोर्स है ह्यूमन, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में, और उसने ममता बनर्जी के फेवर में कहा। ममता बनर्जी ने आपका मदरसा में पश्चिम बंगाल में अलग से टीचर्स को अपॉइंट किया था, जिसके बाद मामला वहां पर गया था, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि सर वो मैनेज भी करेंगे। तो मदरसा वाले कह रहे हैं कि सर आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी करेंगे हम। दैट वाज द पॉइंट, तो ध्यान रखना। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हमारा एजुकेशनल और कल्चरल राइट से रिलेटेड है। कोई दिक्कत यहाँ पर? आ जाइए आर्टिकल 32, हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है। क्या है सर आखिरी फंडामेंटल राइट, लिख लीजिएगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 इज टॉकिंग अबाउट, हाँ जी 32। आर्टिकल 31 में हमारा था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब इस समय हमारा फंडामेंटल राइट है नहीं, उसको हमने 300A में रख दिया है। तो 300A में रखने की वजह से वो बन गया है लीगल राइट, संपत्ति का अधिकार बन गया है लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार। तो आर्टिकल 32 लिखिएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक लाइन में संवैधानिक उपचार का अधिकार, एक लाइन में। इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला जाता है अंडर आर्टिकल 32 के तहत, क्या है इसका मतलब कि किसी भी मौलिक अधिकार का, इफ एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, कोई भी मौलिक अधिकार अगर उल्लंघित हुआ किया गया है किसी भी व्यक्ति द्वारा, वो सरकार के द्वारा हो सकता है, वो राज्य के द्वारा हो सकता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली मतलब ये क्या, लिख लीजिएगा एक लाइन में कि मौलिक अधिकारों
के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो अधिकार होगा, क्या करेगा? क्या वो रिट इशू करेगा। इसको जो संबंधित व्यक्ति होगा या जिस संबंधित संस्था ने, गवर्नमेंट संस्था ने किया हो, पुलिस ने आपका शोषण किया, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, आप आर्टिकल 32 का अगर जो भी वायलेशन हुआ आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट पुलिस को भी तलब कर सकती है अपने कोर्ट में, आइए जवाब दीजिए आकर के। सरकार को भी तलब करती है सरकार की, इसलिए सरकार का वकील होता है। महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल, वो गवर्नमेंट का वकील है। तो जब भी आप केस करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो गवर्नमेंट की तरफ से वो फाइट करता है। तो पूरी प्रक्रिया है, रिट इशू करेगा। सेम प्रक्रिया यही आपकी, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है तो हमने बात की भी थी इससे पहले कि आप सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं जाना चाहते हैं आर्टिकल 32 के तहत तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट जाने के लिए आपका यूज करना होगा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 226। 226 का प्रयोग करते हुए आप क्या जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। बेसिकली ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट इशू करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कौन कौन सी रिट है वो? ठीक है, लिख लेते हैं जरा सर। तो भैया लिख लिया ना आपने इसको? ठीक है, आर्टिकल 32 का हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए। लेकिन इसके लिए कंपलसरी नहीं, बाध्य नहीं है सुनने के लिए, हो सकता है लेकिन इसे सुनना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद आर्टिकल 32 आपका खुद एक फंडामेंटल राइट है। अब जरा सोचिए कितना संविधान बनाने वालों ने मतलब माइंड लगाया होगा कि अगर सब कुछ दे दिया लेकिन कोई माने ही नहीं, आपके अधिकारों की बात ही ना माने, तो इसका कोई तो उपाय होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक मौलिक अधिकार ही होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है हमारे पास इतना टाइम थोड़ा ना हम आपके मौलिक अधिकार सॉर्ट आउट करें। तो सुप्रीम कोर्ट मना भी नहीं कर सकता आर्टिकल 32 की वजह से, उसको सुनना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब खुद गार्जियन वही है संविधान की व्याख्या करने का, तो संविधान का उल्लंघन थोड़ा ना करेगा, संविधान के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थोड़ा ना जाएगा वो। ये भी थोड़ा सा माइंड में। तो सारी चीजों को ऐसे बांधा गया, पिरोया गया, यही लोकतंत्र है। वरना जब सत्ता की पावर किसी एक व्यक्ति के पास आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। सो जरा प्रधानमंत्री अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं देश में, क्योंकि सत्ता की पावर उनके हाथों में। लेकिन लोकतंत्र की वैल्यू यही है ना सर। आइए, तो रिट की अगर हम बात करते हैं सर, तो रिट जो होती है वो 5 प्रकार की होती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ रिट। कौन कौन सी है जरा सा लिख लीजिए। पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी कौन सी है? परमादेश, परमादेश लिखते जाइएगा आपको। परमादेश क्या है सर? मैंडमस। ठीक है। थर्ड कंडीशन प्रतिषेध, शेद। प्रतिषेध कैसे लिखते हैं सर? अच्छा ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रतिषेध आई थिंक। ठीक है, प्रतिषेध। फिर आएगा सर उत्प्रेषण। ठीक है, हाँ जी, प्रेषण। और लास्ट आएगा कौन सा? अधिकार प्रच्छा। यस, ये आपकी 5 टाइप्स की रिट है। इंग्लिश में लिखा था एक बार, ध्यान होगा। एक एक मतलब बता देता हूं मैं थोड़ा थोड़ा आपको। मतलब आपको दिखा देते, बता देते, तो एक बार देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? साइड में थोड़ा थोड़ा लिख लेना, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यही बनते हैं। हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी इशू की जा सकती है, किसी प्राइवेट के खिलाफ भी की जा सकती है। इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है। ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी इशू की जाती है और किसी प्राइवेट के। कहने का मतलब क्या है? जैसे हैबियस कॉर्पस में बेसिक मतलब, भैया जी हैं राक्षस प्रवृत्ति के,
तो भैया जी का मन चला, भैया जी ने बगल वाले भैया को किडनैप कर लिया। मतलब रास्ते में जब निकले सब्जी लेने के लिए, भैया जी को किडनैप कर लिया गया। अब भैया जी किडनैप तो कर लिया गया, अब मम्मी इंतजार कर रहे हैं, बहू हमारा सब्जी लेके अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। बहू पहुंचे नहीं, मम्मी पहुंच गई थाने कि हमारा लड़का गायब हो गया। पुलिस FIR नहीं लिख रही थी, पहले तो FIR लिखी नहीं, उसे कहा कहीं गया होगा टहलने, आवारागर्दी करता है, नशे से में होगा, कहीं पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उनकी मम्मी पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड मम्मी थी, और कहा कि हमारा हैबियस कॉर्पस रिट चालू करना है सुप्रीम कोर्ट से, सर इशू करिए, क्योंकि सर हमारे बेटे को सर इन लोगों ने छिपा लिया है, हमको पता है कि इन्होंने छिपाया है, 100% है, प्रूफ है, लेकिन हाँ छिपा लिया मतलब किडनैप कर रखा है तुमको, हाँ, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना सहित, शरीर सहित। उस व्यक्ति को आपको कोर्ट के सामने लेके आना है, एनी हाउ पुलिस को आदेश किया जाएगा, कुछ भी हो जाए उसको उपस्थित करिए कोर्ट के सामने। अब एक मूवी आई थी भीम, जय भीम, उसमें देखा होगा हैबियस कॉर्पस का दिखाया गया उसमें कहानी। उस भीम जो मूवी आई है, उस मूवी में जब वो 3 लोग होते हैं जेल से फरार दिखाया जाता है ना, पुलिस कहते हैं भाग गए, वो भाग गए, लेकिन वो भागे नहीं होते जेल से। उनमें से एक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जब डेथ हो जाती है तो उसको इतना मारते हैं, तो उसको क्या करते हैं, गाड़ी में लाद करके उसको छोड़ आते हैं, और 2 को भी उसी के साथ छोड़ाते हैं, और उनको दूसरे जेल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सरकार ने, पुलिस कह रही कि वो लॉकर तोड़ के भाग गए, अब हम खुद ढूंढ रहे हैं। अब उसकी जो वाइफ होती है वो बार बार कहती है कि नहीं नहीं हमको पता है कि यहीं पर थे, कुछ पुलिस ने किया हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, जब पुलिस खुद कह रही है कि लॉकर तोड़ के गए हैं, लॉकर में बंद थे, तो ऐसी कंडीशन में आपका सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ऑप्शन है। हो सकता है सही तोड़ के गए होंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ पर है, वो समझ में आता है, केस जब फाइट होगी, वकील होगा तो वकील अपने पक्ष रखेगा, ये कंडीशंस हैं, और इस आधार पर साबित होता है कि लॉकर तोड़ के तो नहीं गए होंगे, और उस पर रखता है। फिर हाई कोर्ट जो थी जहां पर मामला चल रहा था, और ये रियल स्टोरी है, इसके बाद आप देखेंगे ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। और एक नाम मैं भूल रहा हूँ जिन्होंने केस लड़ा था, और वो इसी तरह केस लड़ते हैं, और बहुत हजारों की संख्या में केस लड़े लोगों के लिए, मतलब ऐसे फ्री सेवा देते हैं। तो वहां पर हाई कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस इशू किया कि कुछ भी हो, आपको लेके आना है तो आना है, चाहे डेड बॉडी के साथ, अगर मर गए हैं तो डेड बॉडी के साथ प्रस्तुत करिए आप, मुद्दा इज दैट वन, ध्यान रखना है। आपका ये बंदे पर प्रत्यक्षीकरण है। लेकिन परमादेश जो है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किया जा सकता है। क्वेश्चन यही बनते हैं बहुत तगड़े तगड़े, तो ये केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी सर, खुद सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ की जा सकती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंप्लॉय, यानी कि कोई कर्मचारी होगा गवर्नमेंट का, सरकारी कर्मचारी, लेकिन प्राइवेट कोई व्यक्ति नहीं होगा, यानी कि परमादेश आदेश जारी किया जाता है, जो अपने कर्तव्यों को सही से निभाएगा नहीं, उसके लिए परमादेश होती है। तो वो कौन सा, सरकारी, प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल। हमारा काम है हम पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, हम आज कोचिंग बंद कर दे कोई दिक्कत नहीं, बेटे तुम इतना दुखी क्या हो गई, इतना मतलब बंद नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप बैठे सैलरी मिले तो आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, कर्तव्यों को वहन करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज करना पड़ेगा। सो दिस इज ओनली फॉर परमादेश, ये याद रखना। ये जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है ना, ये दोनों ऊपर की न्यायालय अपने निचले स्तर की न्यायालय, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर इशू करेगा तो हाई कोर्ट को रिट जारी कर सकता है, हो सकता है हाई कोर्ट कुछ सुनवाई ना कर रहा हो सही से, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है, यानी कि अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अपने से निचले कोर्ट को यह आदेश जारी किया जाएगी। तो जब भी जारी होंगी इस प्रकार की रिट्स, तो क्या होगी, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि अपने से सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अधिकार परीक्षा QRN2 यही होती है, क्या होती है, क्या होती क्या है, इसका बेसिक मतलब यह है कि जब कोई अपनी सीमा से बाहर काम करे, अपने अधिकारों के बाहर आकर के, मतलब समझ रहे हैं, आपके खिलाफ FIR नहीं लिखी जा रही क्योंकि सामने वाले पक्ष ने क्या कर दिया, उसको पैसा दे दिया पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो उसके दायरे में नहीं है, उसके दायरे में नहीं आता है सर करना, लेकिन क्या अपने अधिकारों के बाहर काम कर रहा है वो। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट इशू करेगा।
ये 5 प्रकार की बेसिकली रीट्स होती है। इनमें बहुत कुछ है, हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। मुद्दा ये है, एक एक लाइन पे समझना होगा हमको। परमादेश कैसी क्या करनी, जैसे इस पे इसका आपका क्लियर कट हो गया सर, अपने से निचले स्तर की अदालत पे करेगी। ऐसा नहीं कि नीचे स्तर सबऑर्डिनेट में, जैसे एनएचआरसी हो गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कोई आयोग हो गया, एसटी आयोग, एससी आयोग, उसने कोई डिसीजन दिया है और अगर वो लगता है डिसीजन गलत है तो सुप्रीम कोर्ट वहां भी इशू कर सकता है रेट। वो कोर्ट की तरह काम करती है अपनी, आयोग जितनी होगी, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जिसे बोलते हैं। ये 5 प्रकार की रीट है जो जारी की जाती है। सेकंड मतलब होता है परमादेश, परम आदेश, मैंडमस। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही प्रयोग नहीं करता है और कर्तव्यों का सही प्रयोग नहीं करेगा, ड्यूटीज पे जो जिस पद में बैठा है उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट क्या करेगा, परमादेश इशू किया जाएगा। तो ये किसी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी की जा सकती है, गवर्नमेंट के खिलाफ की जा सकती है, या सरकारी पद में बैठे हुए कोई कर्मचारी के खिलाफ भी की जा सकती है। ठीक है, दोनों खिलाफ है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी है, सरकारी संस्था और गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे, दोनों खिलाफ की जा सकती है। ये पूरा का पूरा हमारा मौलिक अधिकार का था बेसिकली। थोड़ा सा ये है पोर्शन तो समझना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां से हमारा मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं। आर्टिकल 32 तो हमारा कवरअप हो जाता है सारी चीजों का। आर्टिकल 35 एक लाइन में लिख लीजिए लास्ट, क्योंकि हमारा भी याद होगा हमारा जो आर्टिकल शुरू हुआ था आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 था, तो हम लास्ट 35 एक लिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन हुए जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन संसद ने परिवर्तन किए बहुत सारे। संपत्ति का अधिकार हटाया जा रहा, क्या है, फंडामेंटल राइट था। तो संसद को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों पर क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकता है। संसद को दिया, वो आर्टिकल 35 में, ये लिख लीजिएगा। आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में चेंजमेंट, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये हमारी कहानी है। क्या टाइम हो रहा सर, बस करते हैं, टॉपिक हमारा खत्म हो गया। सीट आज आपको अपलोड हो जाएगी इसकी। आर्टिकल